गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास तक हमने म्यूचुअल फंड्स कंप्लीट कर लिया था। हमारे दो चैप्टर्स हो गए हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर मोस्ट डिफरेंट एंड न्यू टॉपिक जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट्स which have no own value, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। Derivatives are financial contracts which have no own value, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तो इनकी खुद की वैल्यू नहीं है तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? इनकी वैल्यू डेराइव होती है। क्या होती है? इनका नाम ही क्या, डेरिवेटिव। तो इनकी वैल्यू खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू डेराइव होती है किसी दूसरी चीज से, है ना। तो लिखते हैं देयर वैल्यू इज derived on the basis of value of an underlying asset। कौन सा एसेट? अंडरलाइंग एसेट। इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है? डेराइव होती है। किससे? अंडरलाइंग एसेट से। फिर से आराम आराम से। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट विच हैज नो ओन वैल्यू। इनकी वैल्यू डेराइव होती है, देयर वैल्यू डेराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। अभी अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है ना, धीरे धीरे समझेंगे। उससे पहले अपन एक दूसरा एग्जांपल लेंगे जो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अपन क्वेश्चंस में यूज नहीं करेंगे। जैसे मिल्क है और कर्ड है, ठीक है। कर्ड की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, कर्ड की वैल्यू डिपेंड करती है मिल्क की वैल्यू क्या है। जैसे जैसे मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो बताओ कर्ड की प्राइस बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क का प्राइस है 50 रुपीज पर लीटर और कर्ड है 60 रुपीज पर केजी। अगर कल को मिल्क बहुत महंगा हो जाए, से 60 रुपीज पर लीटर हो जाए, क्या कर्ड के प्राइसेस में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कितना आएगा वो नहीं पता, लेकिन चेंज तो आएगा। अगर मिल्क के प्राइसेस बढ़ गए तो क्या कर्ड के प्राइसेस में चेंजेस आएंगे? यस। तो कर्ड डेरिवेटिव है किसका? मिल्क का। और मिल्क क्या है? अंडरलाइंग एसेट। यानी मिल्क की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कर्ड की वैल्यू क्या रहेगी। तो जो चीज जिससे डेराइव होती है तो उस डेरिवेशन की जो डेरिवेटिव है उसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? अंडरलाइंग एसेट की डिपेंड करती है। ओके, रिपीट करते हैं। व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो डेराइव होते हैं किसी अंडरलाइंग एसेट से। ठीक है। तो मिल्क और कर्ड के रिलेशन में मिल्क क्या है? अंडरलाइंग एसेट। और कर्ड क्या है? डेरिवेटिव। अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव है लेकिन नॉन फाइनेंशियल है। समझते हैं एग्जांपल, मतलब जो आपको टॉपिक में नहीं आएगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का संडे के दिन मैच है, ठीक है। ये सर हैं, सपोज ये आप हो, है ना, स्टूडेंट। ठीक है। वैसे स्टूडेंट के साथ ऐसी बात करना ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट ने कहा सर विराट कोहली सेंचुरी मारेगा। मैंने कहा नहीं मारेगा। हमने नहीं सर जरूर मारेगा। तो शर्त लगा। तो आपने कहा अगर सिर्फ विराट कोहली सेंचुरी मार दे, है ना, तो आप मुझे 1 लाख रुपीज देना, और अगर नहीं मारे तो मैं आपको 1 लाख दूंगा। ठीक है। अब हम दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट किस बात पे डिपेंड करता है? विराट कोहली के खेलने के ऊपर। विराट कोहली जितना अच्छा खेलते जाएंगे स्टूडेंट खुश हो जाएंगे, विराट कोहली बुरा परफॉर्म करेंगे सर खुश हो जाएंगे। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? विराट कोहली के खेलने पे। तो विराट कोहली का खेलना एसेट तो नहीं हो सकता, लेकिन अंडरलाइन बोल सकते हैं। विराट कोहली का खेलना इज अंडरलाइन, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो क्या है? डेरिवेटिव। हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डेरिवेटिव। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड किस पे करता है? विराट कोहली के खेलने पे यानी अंडरलाइन पे डिपेंड। ये एक एग्जांपल हो गया, समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं।
अब अपन ने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ क्लोज की अपन ने डेफिनेशन? ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अब लिखेंगे अंडरलाइंग एसेट क्या हो? अंडरलाइंग एसेट, वैसे तो अंडरलाइंग एसेट का मतलब है जिस पे डेरिवेटिव डिपेंडेंट है, जिस पे डेरिवेटिव डिपेंडेंट है। तो मैं सीधा इसमें लिखाता हूं कि क्या क्या आता है। अंडरलाइंग एसेट्स इंक्लूड्स शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर, कमोडिटी, मिल्क, गोल्ड, व्हीट, ऑयल, ये सब आ जाएंगे। इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, नैस्डैक, डो जोन्स। रेफरेंस रेट, रेफरेंस रेट, माइबर, लाइबर, एमसीएलआर एक्सेट्रा। बेटा अंडरलाइंग एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? शेयर, कमोडिटी, इंडेक्स, रेफरेंस रेट, एक और लिखें करेंसी। जो जो हमें कोर्स में पढ़ना है वैसे तो बहुत कुछ आ सकता है, विराट कोहली की का खेलना भी आ सकता है, लेकिन वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। मिल्क भी लिख सकते हैं, लेकिन अगेन वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। फिर से, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वैल्यू डेराइव होती है किसी अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट में क्या क्या आता है? अंडरलाइंग एसेट में आता है शेयर, कमोडिटी, रेफरेंस रेट, इंडेक्स, करेंसी एक्सेट्रा। ये हमारे कोर्स के दायरे की मैंने बात की। तो हम बात इन पांचों चीजों का एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखें, ध्यान से सुनिएगा। कोई शेयर का नाम बताओ। सर वो गिनती नहीं है, बहुत सारे शेयर्स हैं। अंडरलाइंग एसेट, कोई भी एक शेयर का नेम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं। हाँ जी, कोई भी एक शेयर का नाम लिख लिया आपने, टीसीएस। ठीक है, टीसीएस नाम का शेयर है, वो अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। इसका डेरिवेटिव्स का, टीसीएस से रिलेटेड डेरिवेटिव्स की बात हम बाद में करेंगे। तो आएगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, क्या आएगा? डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं वो उसमें कवर करेंगे। मैं तो अभी आपको सिर्फ ये लिखवा रहा हूँ कि अंडरलाइंग एसेट में क्या क्या आता है। शेयर, करेंसी, कमोडिटी, रेफरेंस रेट, इंडेक्स एक्सेट्रा, उनका एक एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। सेकेंड आता है कमोडिटी। आप शेयर के नाम और लिख लो बोले, इन्फोसिस, एमआरएफ एटसेट्रा, इसकी तो गिनती नहीं है ना। कमोडिटी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे इनके डेरिवेटिव्स वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंडेक्स। नेक्स्ट में आएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है एग्जांपल के लिए कौन सा, क्या बचा? रेफरेंस रेट। इंटरेस्ट के रेट पे भी डिपेंड करता है डेरिवेटिव। कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो इंटरेस्ट के रेट पे चलते हैं। इंटरेस्ट के रेट ऊपर नीचे होते हैं, डेरिवेटिव्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। और इंटरेस्ट के रेट के नाम है माइबर, लाइबर एटसेट्रा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माइबर? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। लाइबर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये जो रेफरेंस रेट के लिए, इसके लिए सेपरेट चैप्टर है, ये सेपरेट चैप्टर जिसका नाम है स्वैप। वो डेरिवेटिव्स के अंदर ही आएगा, चैप्टर सेपरेट रहेगा। ओके, देन लास्ट वन इज करेंसी। हाँ जी, करेंसी के एग्जांपल डॉलर, पाउंड, यूरो, येन एक्सेट्रा। ये फॉरेन एक्सचेंज में पड़ेंगे। ठीक है, Then, 5 प्रकार के आपने अंडरलाइंग एसेट देखे, लेकिन इनकी गिनती नहीं है, बहुत सारे, कुछ भी अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। जैसे कच्चा गोल्ड और पीसी ज्वेलर के शेयर प्राइस। कच्चा गोल्ड और ज्वेलरी की कीमत, तो कच्चे गोल्ड पे ज्वेलरी की कीमत डिपेंड करती है।
अगर कोई कंपनी शर्ट बना रही है तो शर्ट का जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करेगा, शर्ट के कि कॉटन कितने का मिलता है ना? तो इस डिपेंडेंसी के लिए बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको अंडरलाइंग एसेट और डेरिवेटिव के। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव्स कौन-कौन से यूज होते हैं, क्या-क्या हमें स्टडी में कवर करना है, वो सब हमने लिखे। ठीक है? अब हम लिखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। पहला क्या पढ़ा? डेरिवेटिव की डेफिनेशन। डेरिवेटिव एक सॉरी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जो किस पे डिपेंड करता है? एक अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है। अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है? शेयर हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, करेंसी, रेफरेंस रेट और क्या हो सकता है? इंडेक्स हो सकता है। उसके मैंने एग्जांपल्स लिखे, वो अपन चेक भी करेंगे पढ़ते-पढ़ते। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। 4 टाइप के डेरिवेटिव्स हैं। फर्स्ट लिखेंगे फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। ओके, अगेन बोलिए कौन कौन से 4? फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स। फॉरवर्ड की पूरी स्टडी फॉरेन एक्सचेंज में रहेगी। इन दोनों को मिला के एफ एंड ओ बोलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ये हम डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। स्वैप के लिए एक अलग चैप्टर होगा, डिफरेंट चैप्टर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम फॉरवर्ड और फ्यूचर समझेंगे। ठीक है, तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना? तो इसमें हम फॉरवर्ड और फ्यूचर की डेफिनेशन। उससे पहले कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में क्या डिफरेंस होता है ये समझें। मतलब सर शेयर मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट डिफरेंट है क्या? मार्केट का डीमेट अकाउंट तो एक ही रहेगा, लेकिन उसमें सेक्शन अलग अलग होते हैं, सेगमेंट अलग अलग होते हैं। अगर आपने स्टॉक का सेगमेंट ले रखा है सिर्फ, तो आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डेरिवेटिव्स का भी ऑप्शन ले रखा है, यानी सेगमेंट पे क्लिक कर रखा है, उसे यस कर रखा है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। फिर उसमें भी कमोडिटी मार्केट में आपको करना है नहीं करना है, उसका भी ऑप्शन है। तो कोई भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो तो उसमें आपको शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप डेरिवेटिव्स करना चाहते हो कि नहीं करना। तो डेरिवेटिव्स अलग होता है, शेयर मार्केट अलग। ठीक है, बोलते लोग हैं शेयर मार्केट में है, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर ही डेरिवेटिव सेक्शन अलग। ठीक है, तो पहले डिफरेंस समझेंगे, कैश मार्केट यानी शेयर मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। ओके, देखें डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव्स मार्केट। बेसिस फर्स्ट लिखेंगे मनी इन्वॉल्व, पैसा कितना लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एमआरएफ का शेयर खरीदना है और एमआरएफ का शेयर चल रहा है 1,25,000, तो 10 शेयर खरीदने, तो 12,50,000 रुपए लगाने होंगे। आप कम नहीं लगा सकते। आप कुछ दिनों के लिए कम लगा सकते हैं या इंट्रा ट्रेडिंग करते वक्त कम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको होल्ड करना है, शेयर एक्चुअली में बाय करना है, आपको शेयर का ओनर बनना है, तो आपको 100% मनी इन्वॉल्व करनी है। 50%, 100% अमाउंट इन्वॉल्व, यानी ये आप एक्चुअली में चीज खरीद रहे हो। इसमें लिखेंगे ओनली इनिशियल मार्जिन एंड या प्रीमियम रिक्वायर्ड। इनिशियल मार्जिन वर्ड यूज करेंगे फ्यूचर्स में और प्रीमियम वर्ड यूज करेंगे ऑप्शन में, लेकिन दोनों ही अलग अलग होते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है, तो अगर आपको 10 लाख की ट्रेडिंग करनी है, आपके पास 10 लाख रुपए नहीं हो तो भी चल जाए। अगर 1 लाख 2 लाख हो तो आप उससे 10 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स खरीद के, जैसे कोई कंपनी का शेयर है फॉर एग्जाम्पल 500 का, कितने का? 500।
उसके फ्यूचर की वैल्यू हल्की सी ज़्यादा चल रही होगी, 505 है ना? कैलसी पे लेना 505 उसका लॉट साइज़ है मान लो 1000 इंटू 1000 तो 5,05,000 का माल हो गया, है ना? 5,05,000 के वैल्यू हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 5,05,000 आपको एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, तो आपको 5,05,000 रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। इसका 20% 25% डिपेंड करता है कि उस शेयर का नेचर कैसा है और कितने पीरियड बाद उसकी एक्सपायरी है। उस पे डिपेंड करेगा आपको कितना इनिशियल मार्जिन जमा कराना है, तो उससे सवा लाख आपको जमा कराना है। तो आप है ना 1,25,000 रुपीज़ लगा के 5,05,000 रुपए की ट्रेडिंग करें। तो डेरिवेटिव्स में 100% मनी इन्वॉल्व नहीं होती। सो कितना मार्जिन? इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट होता है, ये तो फ्यूचर्स के लिए और ऑप्शन में प्रीमियम जमा होता है। अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या होता है? इसके बारे में हमने बात नहीं की। ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखेंगे क्वांटिटी। अगर आपको एक शेयर खरीदना है किसी कंपनी का, तो आप खरीद सकते हैं। एक शेयर है 500 रुपीज़ का, मुझे खरीदना है। मैं खरीद सकता हूँ? कितने रुपए चाहिए उसके लिए? 500 तो सिंगल शेयर खरीद सकते हैं? यस, है ना? इन्वेस्टर कैन परचेज only purchase can purchase even one share सिर्फ एक शेयर भी खरीदने में कोई बुराई नहीं एक मतलब 1.2 नहीं खरीद सकते 1.8 नहीं खरीद सकते 0.5 नहीं खरीद सकते एक शेयर तो खरीदना एमआरएफ का शेयर खरीदना है 1.25 लाख का 1.25 लाख रुपए चाहिए एक शेयर खरीद सकते लेकिन यहाँ पे परचेज इन लॉट्स परचेज इन लॉट्स 500 रुपीज का शेयर है तो उसका लॉट साइज है 1000 5,05,000 रुपए की चीज खरीद भले 5,05,000 रुपए नहीं लगेंगे लेकिन लॉट्स में खरीदना पड़ेगा यानी क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी 1000 शेयर मार्केट में अगर एक शेयर खरीदना हो तो खरीद सकते हैं ऐसे नहीं है 600 रुपए रखें 500 रुपए का शेयर खरीद सकते हैं यस खरीद सकते हैं लेकिन डेरिवेटिव्स में क्या करना पड़ेगा लॉट्स में खरीद डन तीसरा लिखें ओनरशिप अभी थेरी थोड़ी सी लिख रहे हैं अपन है ना न्यूमेरिकल आएगा इंट्रो हो जाए ना डेरिवेटिव्स होता क्या है ओनरशिप क्या आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो क्या आप कंपनी के ओनर बन जाते हो यस शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी मैंने विप्रो का एक शेयर खरीदा तो क्या मैं विप्रो कंपनी का मालिक हूँ हाँ मैं इन्फोसिस का मालिक हूँ अगर मेरे पास शेयर है तो हाँ तो अपन बहुत सारी कंपनीज के मालिक हैं लेकिन पूरी तरह 100% नहीं है लेकिन मालिक हैं ठीक है तो अगर आप एक शेयर भी खरीद लेते हो तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो ओनर बन जाते हो लेकिन आप उस शेयर का डेरिवेटिव खरीद लेते हो आप कंपनी के ओनर नहीं बनते आपको कोई वोटिंग राइट कोई ओनरशिप कोई अधिकार वैसे नहीं रहेंगे जो एक शेयर होल्डर ठीक है ना आपको डिविडेंड मिलेगा लिखते हैं इवन बाइंग वन शेयर सिर्फ एक शेयर खरीदते ही इन्वेस्टर बिकम्स क्या ओनर ऑफ कंपनी द कंपनी नो सच केस ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता आप भर भर के लॉट्स ले लो 1 लाख क्वांटिटी का लॉट ले लो चाहे 1 करोड़ क्वांटिटी का लॉट ले लो आपने परछाई खरीदी है आपने परछाई खरीदी है डेरिवेटिव एक तरह से क्या है परछाई अगर आप चल रहे हो तो आप अंडरलाइंग एसेट हो तो आपकी परछाई क्या है डेरिवेटिव आपकी हाइट अच्छी है तो आपकी शेडो की हाइट अच्छी होगी अगर आपकी हाइट कम है तो आपकी शेडो की हाइट कम होगी तो शेडो की जो हाइट है या शेडो की विड्थ है वो किस पे डिपेंड करेगी पर्सन की तो वैसे ही डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है अंडरलाइंग नो अंडरलाइंग नो डेरिवेटिव बिना अंडरलाइन के डेरिवेटिव की कल्पना नहीं कर सकते तीन हो गए फोर्थ लिखूंगे ट्रेडिंग अकाउंट इन्वेस्टर हैज टू ओपन हैज टू ओपन शेयर ट्रेडिंग अकाउंट शेयर ट्रेडिंग अकाउंट कोई भी ब्रोकिंग कंपनी में शेयर का ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन करा सकते हैं आपको नाम पता होंगे ऐड आते रहते हैं आपको नाम पता हो एंजल वन हो गया शेर खान हो गया है ना ग्रो अप है ना होता है ना
और एक अप स्टॉक हो गया, तो ऐड आते रहते, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन शेयर ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें है ना, इन्वेस्टर या पर्सन, इसमें इन्वेस्टर नहीं लिख सकते अपन, है ना, ट्रेडर हैज़ टू ओपन क्या, डेरिवेटिव ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं, 2 अकाउंट ओपन कराने पड़ते हैं, नहीं अकाउंट एक ही ओपन होता है, उसमें सेगमेंट अलग-अलग होता है। उस सेगमेंट पे क्लिक करना होता है, उसका ओटीपी आता है, उसमें परमिशन मिलने में 1 दिन लगता है, ठीक है? उसके बाद आपका एक्टिव होता है, ठीक है? उसमें आपको बताता भी है कि डेरिवेटिव्स मार्केट में 90% इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। उसका आपको वो भी देता है, वार्निंग देता है। उस वार्निंग को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, ओके मुझे चलेगा, करो ट्रेड, कौन मना कर रहा है? जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना लोग कि यार वो शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया। तो वो शेयर मार्केट में बर्बाद नहीं होता, वो डेरिवेटिव मार्केट में बर्बाद होता है। कैसे बर्बाद होता है या कैसे आबाद होता है, वो सब भी हम समझेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत खतरनाक मार्केट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। कम पैसा लगाकर पर्सन ज्यादा में ट्रेड करता है, तो अगर मूवमेंट हुआ टोटल, जैसे 5,05,000 रुपए के आपको शेयर खरीदने थे, शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, आपने 1.25 लाख में क्या कर दिया, 5,05,000 के फ्यूचर्स खरीद। 5,05,000 का जो फ्यूचर्स है, वो एक दिन में मान लो शेयर की प्राइस 5% गिर गई, फ्यूचर भी 5% गिरेगा, क्योंकि फ्यूचर किसके साथ चलेगा, शेयर के साथ चलेगा, प्रोपोर्शनेटली चलेगा, मतलब पैरेलली चलेगा। तो 5,05,000 का 5%, 5 लाख का 5% कर दो, टोटल 25,000। तो 25,000 रुपए का लॉस हो गया, 25,000 का लॉस हुआ, जबकि आपने पैसा कितना लगाया, 1,25,000। तो आपके 25,000 की वैल्यू कम होगी, तो आपके पास फंड कितना बचा, 1 लाख। कहने में तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू 25%, सॉरी 5% गिरी है, शेयर की वैल्यू 5% गिरी है, लेकिन आपके फंड की वैल्यू 20% गिर चुकी है, क्योंकि आपका 1.25 लाख से अब क्या बचा, 1 लाख। यही कल को अगले दिन फिर 5% गिर जाए, 5-5% शेयर गिरते हैं एक दिन में, 5% शेयर गिरेगा तो डेरिवेटिव भी 5% गिरेगा। तो शेयर आपका डेरिवेटिव तो 5% गिर रहा है, लेकिन आपका फंड की वैल्यू बहुत तेजी से रिड्यूस, सेम बढ़ने के साथ भी। तो वो अपन सीखेंगे। तो ये 4 हो गए डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे, उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कैश मार्केट में कितना पैसा इन्वॉल्व होता है, 100%। दूसरा, अच्छा जैसे आपको गोल्ड खरीदना है, आपने कहा मुझे 1 तोला गोल्ड खरीदना है, या फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे 100 तोला गोल्ड खरीदना है, 100 तोला ने 1 किलो, 1 किलो गोल्ड खरीदना है। अब 1 किलो गोल्ड कितने का आएगा, 88 लाख का। 88,000 का 1 तोला है, 1 किलो कितने का आएगा, 88 लाख का। अब ये 88 लाख रुपए में गोल्ड खरीदने को, गोल्ड कोई खरीदे, उससे अच्छा वो गोल्ड का एक ऑप्शन या फ्यूचर खरीदे, तो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। सिर्फ आपको प्रीमियम देना है या इनिशियल मार्जिन देना है, ठीक है, तो सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर गोल्ड की वैल्यू रिड्यूस हुई तो आपको बहुत हार्मफुल होगी। अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, उतना ही प्रोपोर्शनली फायदा भी ज्यादा हो। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या है, पैसा कम लगा के ज्यादा की ट्रेडिंग होती है, इसीलिए ज्यादा रिस्की है। आगे बढ़ते हैं। पहला, मनी इन्वॉल्व कितनी होती है कैश मार्केट में, 100%। डेरिवेटिव मार्केट में ओनली इनिशियल मार्जिन या प्रीमियम। सेकंड पॉइंट लिखा क्वांटिटी, क्या कैश मार्केट में 1 यूनिट भी खरीद सकते हैं, यस, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में आपको लॉट्स में खरीदना पड़ेगा। तीसरा, ओनरशिप किसमें मिलती है, कैश मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में नहीं मिलती। चौथा, अकाउंट कौन सा ओपन कराते हैं, शेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग अकाउंट। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क, यहाँ लिखूंगा मैं हाई, यहाँ लिखूंगा लो। अब स्टूडेंट हैरान, सर अभी तो बोल रहे हो डेरिवेटिव में ज्यादा रिस्क है, यस डेरिवेटिव में ज्यादा रिस्क, फिर भी अपन थेरेटिकली हाई और लो लिखें। क्यों, समझते हैं क्यों। आपने 500 रुपए का एक शेयर था और 1,000 शेयर खरीद लिए, और 5 लाख का आपका पोर्टफोलियो हो गया, ये आपका कैश मार्केट। बहुत बुरा डाउनफॉल आया कंपनी, और कंपनी के शेयर की प्राइस जीरो तक आ गई, जीरो से नीचे नहीं आ सकती, 1 रुपया आ गई, वहां 1 रुपया आ गई, ऑलमोस्ट जीरो ही होगी। तो बताओ आपके 5 लाख गए, आपको लॉस कितना हो गया, 5 लाख। लेकिन यही आपने क्या किया, 500 रुपीज का फ्यूचर का प्राइस था और 1,000 का लॉट था, तो 5 लाख रुपए का फ्यूचर था। इसके लिए आपको इनिशियल मार्जिन जमा कराना पड़ा 1,25,000। इसकी वैल्यू भी गिर रही है, जैसे जैसे शेयर गिर रहा है पैरेलली भी गिर रहा है।
गिर रहा है। जैसे ही ये 375 पे आया, हाँ जी, फ्यूचर वैल्यू कितनी आई? कितनी गिर गई? 125 रुपए। कितनी गिर गई? 125। ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन कट गई क्योंकि आपका मार्जिन खत्म हो गया। आपका मार्जिन मार्जिन खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पोजीशन कट जाती है। हालांकि पहले ही कट जाती है ताकि मार्जिन जीरो ना हो। लेकिन मान लो एक तरह से बहुत तेजी से शेयर का प्राइस गिर रहा है, गिरता है जैसे कंपनी की कोई बैड न्यूज है, कंपनी बंद होने की कारण तेजी से गिर है ना, या फिर इनएक्टिव हो जाता है शेयर ही, क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। तो जैसे जैसे 500 था, धीरे धीरे गिरते गिरते 375 आया, तो कितना लॉस हो गया आपको? 125 इंटू 1000 करो तो 3,75,000 वैल्यू बची। तो आपको लॉस कितना हो चुका है? 1,25,000। आपने इनिशियल मार्जिन कितना जमा कराया था? 1,25,000। आपको लॉस कितना हो गया? 1,25,000 और आपके मार्जिन की वैल्यू होगी जीरो। आपकी पोजीशन अपने आप कट जाएगी। आपका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नया वर्ड मिला, स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब है जो पोजीशन आपकी है उसकी रिवर्सल हो जाएगी। हो जाएगा? आपकी बाय पोजीशन है तो सेल हो जाएगी, सेल पोजीशन है तो बाय हो जाएगी। ठीक है, रिवर्सल अपने आप हो जाएगा अगर मार्जिन शॉर्ट पड़ गया। तो यहाँ पे मैं बच गया ना। अगर मैं शेयर खरीदता तो पूरे 5 लग जाते, लेकिन डेरिवेटिव्स में सिर्फ कितने गए? 1.25। पैसे ज्यादा रिस्की ये है रियल लाइफ में, लेकिन मैं अभी इस हिसाब से बता रहा हूँ कि पैसा किसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। कैश मार्केट में 100% मनी इन्वॉल्व है, तो 100% मनी रिस्क पे है। लेकिन डेरिवेटिव्स में 5 लाख की चीज है तो मनी इन्वॉल्व है 1 लाख। 20% या 25%, तो उतनी ही रिस्क है ना। तो पूरा पैसा तो रिस्क में नहीं है ना। ट्रेडिंग में 5 लाख ही कर रहा हूँ, लेकिन पैसा कितना लगाया है? 1 लाख। तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना होगा? 1 लाख। लेकिन अगर मैंने 5 लाख के शेयर्स खरीद लिए तो मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? 5 लाख। थ्योरेटिकली बोलो कौन ज्यादा रिस्की है? डेरिवेटिव्स। थ्योरेटिकली अपन ने क्या लिखा? कैश मार्केट, ड्यू टू दिस रीजन। क्योंकि कैश मार्केट में कितना परसेंट पैसा इन्वॉल्व होगा? 100%। डेरिवेटिव में ओनली मार्जिन। लेट्स रिवाइज अगेन। व्हाट इज डेरिवेटिव? इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी ये बात समझ में नहीं आई डेरिवेटिव वर्क कैसे करता है, इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसकी वैल्यू डेराइव होती है किससे? अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट एक शेयर हो सकता है, एक कमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है, इंडेक्स हो सकता है, रेफरेंस रेट हो सकता है। उसके एग्जांपल अपन ने लिखे। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स कितने हैं? 4। कौन कौन से? फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड हम फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ेंगे, और स्वैप का एक अलग चैप्टर। ठीक है। फिर हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट एंड। कैश मार्केट क्या होता है? जिसमें आप 100% पैसा लगाते हो। डेरिवेटिव मार्केट में इनिशियल मार्जिन जमा कराते हो। कैश मार्केट में आप एक शेयर भी खरीद लो तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो? ऑनर बन जाते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप एक शेयर भी खरीदना चाहो तो कैश मार्केट में एक शेयर खरीद सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव में आपको लॉट्स में परचेजिंग करनी पड़ेगी। शेयर मार्केट के लिए शेयर ट्रेडिंग अकाउंट होता है और डेरिवेटिव मार्केट के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और रिस्क क्या होती है? हाई लो। वैसे रियली प्रैक्टिकली क्या होती है? इधर हाई होती है डेरिवेटिव। ठीक। अब अपन आगे आते हैं। अब हम समझेंगे फॉरवर्ड और फ्यूचर्स धीरे धीरे। ठीक है? अब टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव शुरू होने जा रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है? फॉरवर्ड। तो पहले फॉरवर्ड समझेंगे। पहले फॉरवर्ड समझेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ जी, समझे? एग्जाम्पल तो सुनिएगा। हर्षिता एक है ना, इनका है ना एक मंडी है। इनकी मंडी में गेहूं बेचते हैं। ठीक है, अच्छा कारोबार है। क्या बेचते हो? हाँ, वीट बेचते हैं ना। तो ये आपकी मंडी। ठीक है। हर्षिता वीट सेलर। ठीक है, मंडी है आपकी। मैं आया आपके पास, मैंने कहा मुझे वीट चाहिए। क्या चाहिए? प्रोडक्ट है वीट, गेहूं चाहिए। आपने पूछा ले लूं? मैंने कहा आज नहीं चाहिए, पहले प्राइस तो बताओ क्या है वीट की। तो इन्होंने कहा वीट की स्पॉट प्राइस है। व्हाट इज स्पॉट प्राइस? अभी 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 लेना है ना तो वीट आ जाएगा 30 रुपए किलो। ठीक है। मैंने कहा मुझे आज वीट नहीं चाहिए, ये मुझे वीट चाहिए 3 महीने बाद। अब चाहिए? तो हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं।
कि 3 महीने बाद आप मुझे व्हीट सेल करेंगे। एक आपस में क्या करेंगे अपन? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि आप मुझे व्हीट सेल करेंगे एट द रेट, कुछ रेट बता दीजिए 3 महीने बाद का, आफ्टर 3 मंथ्स, है ना? 3 मंथ्स लेटर एट द रेट। तो आपने रेट बता दिया 1 केजी इज इक्वल टू ₹30। लॉट साइज अपन ने तय कर लिया, लॉट साइज 1000 केजी। भाई जलसे करने वाले हैं हम, पार्टी करने वाले हैं, तो उसके लिए व्हीट चाहिए। ठीक है? तो सर व्हीट उसी टाइम 3 महीने बाद आके ले लेना ना। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं आपके पास अभी क्यों आया हूँ व्हीट लेने? मुझे डर नहीं, मुझे लग रहा है कि व्हीट का प्राइस कहीं न कहीं बढ़ने वाला है ना? मौसम के हिसाब से लगता है कि यार व्हीट का प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो मैं आज ही आपसे क्या करने गया? व्हीट का कॉन्ट्रैक्ट करने गया कि कृपया आप मुझे 3 महीने बाद व्हीट दे देंगे। आपने कहा ओके। आज लोगे तो ₹30 का, तो 3 महीने बाद लोगे तो कितने का आएगा व्हीट? 35। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा। ठीक है? ध्यान से सुनना। क्या डेट है आज? आज है ना? 19 फ़ेब। तो 3 महीने बाद कब होंगे? 3 महीने कब होंगे? 3 महीने की डेट क्या होगी? 19th मई। बराबर? ठीक है, बढ़िया। आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, मैं अपने घर हो गया। वक़्त धीरे-धीरे निकलता गया। 3 महीने बीत गए। तारीख आ गई 19 फरवरी। व्हीट का प्राइस हो गया ₹42 पर केजी। बताओ किसको नाचना चाहिए? मैं नाचूँ? क्यों नाचूँ? क्योंकि मुझे तो 35 का मिलेगा। अब मैं कॉल कर रहा हूँ इनको, हेलो, हेलो, ये बात ही नहीं कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा, फिर इन्होंने फ़ोन उठा लिया फाइनली। हाँ, हर्षिता जी वो व्हीट चाहिए था, ₹35 में बात हुई थी अपनी। तो व्हीट को मुझे 1000 केजी सेल करना है। मैं 1000 इंटू 35 ₹35,000 आपको देता हूँ। आप मुझे व्हीट पहुँचवा दीजिए। वो कहने लगे, कब हुई थी ये बात अपनी? तो ये बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल नहीं कर सकते। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करना ही है, तो आप एक काम करो। आज व्हीट की प्राइस चल रही है 42 और मैं आपसे कितने में खरीदने वाला था? 35, और आज व्हीट की प्राइस हो गई 42, तो मुझे पर केजी ₹7 का गेन हो रहा है। वो ₹7 का गेन इंटू 1000, ₹7000 आप मुझे पे कर दीजिए, नेट सेटलमेंट कर देते हैं। फिर मैं आपसे व्हीट नहीं खरीदता हूँ। फिर मैं मार्केट में जाके व्हीट खरीद लूँगा। बताओ मार्केट में व्हीट मुझे कितने का मिलेगा? 42। और जबकि मुझे व्हीट मान लो सच में चाहिए चाहे नहीं चाहिए। मान लो अगर मुझे व्हीट चाहिए, तो मैं आपसे कितने में लूँगा? 35। अगर आप मुझे नहीं बेच रहे हो, तो आप मुझे क्या दे दो? ₹7 पर किलो दे दो, और मैं मार्केट से कितने में ले लूँगा? 42। अल्टीमेटली नेट मुझे कितने का पड़ा? 35। अब मुझे व्हीट चाहिए ही नहीं। मैं तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, मेरे को लग रहा था क्योंकि व्हीट का प्राइस बढ़ेगा, मैंने ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया। आप मुझे अगर व्हीट नहीं सेल करना चाहते, कोई बात नहीं, आप मुझे ₹7000 दे दो, मैंने प्रॉफिट कमा लिया। तो मेरा जो फ्यूचर प्रेडिक्शन था, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या कर लिया? प्रॉफिट। तो ये जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि व्हीट का प्राइस क्या रहे। व्हीट का प्राइस जैसे ऊपर-नीचे होता रहेगा, आपकी टेंशन और मेरी टेंशन बढ़ती कम होती रहेगी। अगर जैसे-जैसे व्हीट का प्राइस बढ़ेगा, आपको टेंशन होगी। जैसे-जैसे व्हीट का प्राइस कम होगा, मुझे टेंशन होगी। समझ में आ रही बात? तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू डेराइव हो रही है किससे? व्हीट के प्राइस से। तो ये मान लो प्राइस हो गया, तो अब गेन किसको होगा? गेन टू सर कितना? 7 इंटू 1000, 7000, है ना? लॉस टू हर्षिता, क्या लिखा था अपन ने कंपनी का नाम? द व्हीट सेलर। कितना? 7000 का आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है? मान लो प्राइस हो जाता रुपीस, या गेन प्लस में लिख देता हूँ या माइनस में, यहाँ लिख देते हैं गेन और लॉस। गेन, हम्म, फिर बताओ प्राइस हो जाता 29 हर केजी। अब हर्षिता फोन लगाओ, मैं नहीं उठाऊंगा। ये ऑप्शन है और, है ना? या तो ये प्राइस होगा या तो ये प्राइस। हर्षिता फोन लगा रहे हैं कि सर वो है ना आपका व्हीट रेडी है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे। मैंने कहा कौन सा? मेरे को नहीं चाहिए, वो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ऐसा कर सकते हैं अपन? अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बदले में आप मुझे पैसे दो। ठीक है?
अगर मैं वीट खरीद, अच्छा लॉस कितना हो रहा है मुझे, 6 रुपए इंटू 1000 कितना, 6000 का लॉस हो रहा है। तो मैं 6 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपको पेमेंट कर देता हूँ, 6 रुपीज पर केजी मैं आपको दे दूंगा पेमेंट, है ना। और मुझे अगर वीट एक्चुअली में खरीदना था तो मैं मार्केट से, अब कितने वाले में आपसे नहीं खरीदना चाह रहा, मैं आपसे नाराज हो गया कि मेरे को नुकसान हो गया आपके क्वांटिटी, मैंने 6 रुपए पर केजी आपको दे दिया। अब मैं मार्केट से कितने में ले सकता हूँ, 29, तो अल्टीमेटली कितने का पड़ा, 35। तो चाहिए भी तो 35 में खरीद लूँ, और नहीं चाहिए तो लॉस पे कर दो, है ना। ये 6000 का इनको गेन हो गया। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब डेफिनेशन लिखेंगे, जो भी हमने एग्जाम्पल में लिखा वो पूरा डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा 19 में आएगा ना, 3 महीने बाद, ओके 19 में। नाउ द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड, बोलो। फॉरवर्ड इज a derivative contract, derivative contract where one person agrees to buy or sell। बताओ यहाँ पे 1 पर्सन कौन है ना, सर और सेलर, दोनों, है ना। एग्रीज टू बाय और सेल एन अंडरलाइन एसेट, एन अंडरलाइन एसेट। बताओ अंडरलाइन एसेट का नाम क्या है अपने एग्जांपल में, वीट। और 1 पर्सन में कौन कौन है, एक सर हैं जिन्होंने बाय करने की बात की है, और एक सेलर हैं वीट के जिन्होंने सेल करने की बात। फिर से, फॉरवर्ड इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन एग्रीज टू बाय टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट। कब, आज, ऑन अ फ्यूचर डेट, ऑन, मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, ऑन अ फ्यूचर डेट। उस फ्यूचर डेट की क्या डेट थी, 19 में, 18 किस पे, हाँ एग्रीड प्राइस है, प्री डिटरमाइंड प्राइस, एग्रीड प्राइस। वो एग्रीड प्राइस कितनी है अपने क्वेश्चन में, 35। इसको फॉरवर्ड प्राइस भी बोलते हैं। हाँ जी, फिर से, फॉरवर्ड इज हेलो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन एग्रीज टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट ऑन अ फ्यूचर डेट एट एन एग्रीड प्राइस। ठीक है, एग्रीड प्राइस क्या हो गया 35, फ्यूचर डेट क्या हो गया 19 में, अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया वीट। 1 पर्सन एक बाय करने का वादा कर रहे हैं और एक सेल करने का वादा कर रहे हैं। सर वादा तोड़ दिया तो नेट सेटलमेंट, और वादा एक्सेप्ट कर लिया तो डिलीवरी हो जाएगी। तो दोनों एक्सेप्टेबल है, फॉरवर्ड में दोनों चलते हैं, क्या क्या, डिलीवरी भी हो सकती है और नेट सेटलमेंट भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर्स में नेट ही होगा, और हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। हम्म तो इसके आगे लिखते हैं फिर से, फॉरवर्ड इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन एग्रीज टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट ऑन अ फ्यूचर डेट एट एन एग्रीड प्राइस। ठीक है, ऑन फ्यूचर डेट, दोनों पॉसिबल है, क्या क्या, है ना, बोथ पार्टीज कैन मेक अ नेट सेटलमेंट फॉर फॉर डिलीवर द गुड्स, गुड्स या जो भी अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट, दोनों पॉसिबल है, क्या क्या, नेट सेटलमेंट और डिलीवरी, और गो फॉर डिलीवरी ऐसा लिख सकते हैं, लिख देते हैं, और गो फॉर डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। फिर से, फॉरवर्ड एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक पार्टी रेडी टू बाय है, दूसरी रेडी टू सेल है, एग्रीज टू बाय, एग्रीज टू सेल
एन अंडरलाइंग एसेट एट ऑन अ फ्यूचर डेट एट एन एग्रीड प्राइस, बस वो एग्रीड प्राइस और एग्रीड डेट जो होगी वो तय हो गई। अब उसके बाद वो बीच में चेंजेस नहीं कर सकते। बीच में चेंजेस करना हो तो दोनों के सहमति से होगा। अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो भी दोनों की सहमति से होगा। अगर एक की सहमति नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए दोनों की क्या चाहिए, सहमति चाहिए। तो अपन जब डिफरेंस लिखेंगे फॉरवर्ड और फ्यूचर में, तो फॉरवर्ड में ये लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को बीच में कैंसिल नहीं किया जा सकता, बीच में सेटल नहीं किया जा सकता, बीच में स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो वो लिखेंगे बाद में। ये हो गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड को ही फ्यूचर बोलते हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस नहीं होता है, बस फ्यूचर के लिए एक स्पेशल पॉइंट होता है, उसके लिए डेफिनेशन लिखते हैं। तो किसकी बारी? अच्छा, चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है अभी। चैप्टर है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। डेरिवेटिव्स का मेन टॉपिक कौन सा है? हाँ, तो अभी फ्यूचर शुरू ही नहीं हुआ है। अब लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर्स। फ्यूचर्स आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जो कहाँ ट्रेड होते हैं? एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। बस इतना फर्क है। फ्यूचर्स आर व्हाट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। इसलिए क्या फ्यूचर की डेफिनेशन में फॉरवर्ड की डेफिनेशन लिख सकते हैं? यस। बस उसमें एड ऑन करना है। क्या एड ऑन करना है? ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जबकि फॉरवर्ड ओवर द काउंटर होता है। ओवर द काउंटर यानी दो पार्टीज के बीच होता है, और फ्यूचर्स एक पार्टी और सामने स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज रहेगा। दूसरी पार्टी भी रहती है लेकिन पीछे रहती, पता नहीं रहता है अपन किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं पता चलता। अपन किससे डेरिवेटिव बाय सेल कर रहे हैं या फ्यूचर बाय सेल कर रहे हैं, अपने को पता ही नहीं होता है। इसमें फ्यूचर्स में। लेकिन फॉरवर्ड में पता है सामने कौन पार्टी है, हमारी बात। और अपन यही मान के चलते सामने मेरे एक्सचेंज है, क्योंकि पीछे दूसरी पार्टी दिखती नहीं है। ठीक है ना? ओके, बढ़े आगे। अब फ्यूचर को समझेंगे। एग्जाम्पल वही लेते हैं, लेकिन इस बार हर्षिता बीट सेलर की जगह है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हालांकि स्टॉक एक्सचेंज ऐसा नहीं बना सकते अपन। स्टॉक एक्सचेंज अपन बनाते हैं नॉर्मल। ये है स्टॉक एक्सचेंज, ये मैं हूं। क्या स्टॉक एक्सचेंज वीट बेचता है? नहीं। क्या वीट की परछाई बेच सकता है? हाँ, डेरिवेटिव बेच सकता है। आओ देखें। मैं गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज मेरे को वीट चाहिए। कहते हम थोड़ी ना वीट बेचते हैं, वीट सेलर के पास जाऊंगा, मैंने सुना है आप वीट बेचते हैं। कहते नहीं नहीं, आपने गलत सुना है, हम वीट की परछाई बेचते हैं, यानी फ्यूचर बेचते हैं। अब समझते कैसे? पहले तो स्पॉट रेट क्या चल रहा है वीट का? 1 किलो इज इक्वल टू 30। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा फ्यूचर रेट चल रहा है। क्या चल रहा है? 3 महीने का फ्यूचर रेट चल रहा है 35। अगर आपको वीट खरीदना है तो 35 रुपए में हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते में। लेकिन हम वीट बेचते नहीं है, हम बता दें। हम सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? हम आपके साथ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन हम आपको वीट नहीं बेच सकते। वीट खरीदना है तो आप बाहर। ठीक है, मैंने कहा ओके, मेरे को चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? फ्यूचर बाय कर लिया। क्या बाय कर लिया? बाय 3 मंथ्स फ्यूचर ऑफ वीट। फ्यूचर एट द रेट कितने में? 35। खरीद लिया। क्या फ्यूचर वीट का फ्यूचर वीट की परछाई है? हाँ, चलो आओ आप समझते हैं। डेट, वीट प्राइस, वीट की प्राइस स्पॉट प्राइस, और वीट की फ्यूचर प्राइस। क्या डेट है आज? 19 फेब। वीट की प्राइस चल रही है 30 और फ्यूचर की 35। एक्सपायरी कब होने वाली है? 19 में। तो मैं एक एक हफ्ते का गैप ले रहा हूँ, हालांकि हर सेकंड में चेंज आएगा, लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना कि एक एक सेकंड समझाएगा। तो अपन एक हफ्ते के बाद लेते हैं 26 फरवरी। वीट का प्राइस हो गया 32। बताओ, वीट के प्राइस के बढ़ने से क्या परछाई बढ़ेगी? हाँ सर, परछाई बढ़ेगी, इसका डेरिवेटिव है। ये बढ़ गया 1 रुपये 80 पैसे से। कितना हो गया? 36.8। मैं कौन हूं? मैं वीट का बायर हूं कि सेलर हूं? ना बायर हूं ना सेलर हूं। मैं वीट का बायर नहीं हूं, मैं वीट के फ्यूचर का हूं।
मैंने फ्यूचर खरीदा है कि वीट खरीदा? फ्यूचर खरीदा। मैंने उसके लिए इनिशियल मार्जिन जमा करवाया है, पे नहीं किया। जमा का मतलब है मेरे अकाउंट में बैलेंस रखा है, कल को मुझे लॉस हो जाए तो स्टॉक एक्सचेंज मेरे से वसूल सके। तो मैंने डिपॉजिट रखा है, वो मैंने पे नहीं किया है, वो मुझे वापस मिल जाएगा बाद में। अगर मुझे कोई लॉस नहीं हुआ तो मुझे वापस मिल जाएगा, गेन हुआ तो ज्यादा मिल जाएगा, लॉस हुआ तो कट के मिलेगा। वो इनिशियल मार्जिन क्या होता है वो अपन बात की बात है, अभी समझते हैं। मैंने क्या खरीदा है? वीट का फ्यूचर। वीट का फ्यूचर, क्योंकि वीट तो मुझे आज चाहिए ही नहीं ना। वीट तो मुझे कब चाहिए? वीट मुझे चाहिए 3 महीने बाद, आज तो चाहिए ही नहीं। तो मैंने वीट ना खरीद के वीट का क्या खरीदा? फ्यूचर। क्या उसके लिए मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ा? नो। उसके लिए मार्जिन जमा है, मार्जिन को अभी छोड़, यानी मैंने कुछ पे ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया है? अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, सेटलमेंट वगैरह की तो बात ही नहीं आ रही है। अब फ्यूचर प्राइस कितने का हो गया? 1.8 रुपीज बढ़ गया। कितना हो गया? 36.8। अभी देखते हैं ना, जादू होगा। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं 3 मार्च। वीट फिर बढ़ गया 4 रुपए 36। क्या उसकी परछाई बढ़ेगी? ये बढ़ गया 3.5 रुपए। प्लस करना है आपको, थोड़ा मेहनत करनी रहेगी। 40.30। बताओ, मुझे खुशी हो रही होगी कि बुरा लग रहा है? मुझे खुशी हो रही होगी, क्योंकि हाँ, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस तो बढ़ रहा है ना, तो मेरे अकाउंट में गेन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? गेन दिख रहा होगा। अच्छा, मेरा मन कर रहा है मैं अभी के अभी एग्जिट कर लूं, तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि फ्यूचर की प्राइस क्या चल रही है? 40.3। और मेरा मन कर रहा है मैं अभी एग्जिट कर लूं, और मेरा प्रॉफिट कितना हो चुका है अगर देखा जाए तो? 1.8 प्लस 3.5, 5.3। मेरा 5 रुपए 30 पैसे पर किलो पे गेन हो चुका है। और मान लो 1000 किलो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो 5300 रुपए का मेरा गेन है। मैं चाहूं तो ये गेन लेके निकल सकता हूँ, एग्जिट कर सकता हूँ। मुझे स्टॉक एक्सचेंज मना नहीं करेगा, क्योंकि वीट का फ्यूचर आपके ही स्टॉक एक्सचेंज में कितने का चल रहा है? 40.3। तो आप कोई भी खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। मैंने 35 रुपए में क्या खरीदा? वीट खरीदा कि वीट का फ्यूचर? अभी वीट का फ्यूचर कितने का चल रहा है? 40.3। यानी मैंने खरीदा था 35 में और अब चल रहा है 40.3, तो 5.3 का मुझे गेन चल रहा है। लेकिन मैं रुकता हूँ, मैं 3 महीने तक रुकता हूँ। 10 मार्च, मान लो वीट का प्राइस गिर गया 7 रुपए, ये हो गया 29। यहाँ भी गिरेगा, हाँ इधर भी गिरेगा, यहाँ भी गिर गया 7.5 रुपए। कम करो 7.5, 32.8। तो मुझे उल्टा नुकसान होने लगा। 35 में खरीदा था मैं। और आगे बढ़ते हैं, 20 मार्च, फिर वीट गिर गया मान लो 3 रुपए। कितना? 26। ये भी गिरेगा, ये मान लो 3.5 से गिर गया, 3.5 कम करो, 29.3। चलने देना है। अब 31 मार्च, हाँ वीट का प्राइस बढ़ गया 5 रुपए, 31। यहाँ भी बढ़ेगा, मान लेते 4 रुपए, 33.3। ठीक है, अभी मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मैंने कितने में खरीदा था फ्यूचर? 35। मुझे वीट के प्राइस से कोई मतलब नहीं है, मेरा वीट का फ्यूचर कैसा चल रहा है उससे मतलब है। लेकिन वीट का फ्यूचर डिपेंड किस पे? वीट के प्राइस पे डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं, 10 अप्रैल, वीट का प्राइस बढ़ा 2 रुपए, तो यहाँ भी बढ़ेगा 1.5 रुपए। कितना? 8। और बढ़ते हैं, 20 अप्रैल, फिर वीट का प्राइस बढ़ गया 3 रुपए, यहाँ बढ़ गया 2.5 रुपए, 37.3। ठीक है, फिर आ गई मान लीजिए डेट 30 अप्रैल, हाँ फिर वीट का प्राइस बढ़ गया 2 रुपए, 38। यहाँ भी बढ़ गया 1.5 रुपए, बढ़ा दीजिए 1.5, 38.8। ओके, डेट आ गई 10 में, वीट का प्राइस बढ़ गया 3 रुपए, और यहाँ वीट का प्राइस बढ़ गया 2.5 रुपए। वीट का प्राइस है, सॉरी फ्यूचर का प्राइस 41.3। और फाइनली डेट आ गई 19 मई, वीट का प्राइस हो गया 42, 1 रुपए बढ़ गया। और ये 70 पैसे बढ़ गया, 42। एक्सपायरी पे है, वीट के प्राइस और फ्यूचर के प्राइस का मिलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब क्यों मिलन हो जाएगा? क्योंकि फ्यूचर तो अब रहा ही नहीं, एक्सपायरी आ गई वीट, है ना। अब समझते हैं थोड़ा सा। अब सोचो,
कि जिस दिन मैंने फ्यूचर खरीदा था और आज एक्सपायरी आ गई फ्यूचर की। फ्यूचर की एक्सपायरी हो गई। व्हीट कभी भी खत्म नहीं होगा, व्हीट तो जिंदगी भर चलता रहेगा व्हीट का प्राइस, लेकिन फ्यूचर की क्या आ गई, एक्सपायरी आ गई। 42 रुपीज व्हीट का प्राइस है और फ्यूचर का भी 42, क्योंकि आज ही फ्यूचर क्या होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, तो वो हमेशा टैली होगा। कैसे टैली होगा, व्हीट के प्राइस से। अब मैंने क्या खरीदा था, व्हीट खरीदा था कि फ्यूचर, फ्यूचर। अच्छा, व्हीट खरीदता तो कितने में खरीदता, अगर मैंने 19 फरवरी को व्हीट खरीदा होता तो कितने का खरीदा होता, 30। तो 30 into 1000 मुझे 30,000 रुपए लगाने पड़ते, और 30 की चीज आज कितने की हो गई, 42। तो 12 रुपए पर किलो का फायदा हो जाता 12,000। लेकिन 12,000 कमाने के लिए 30,000 रुपए लगाने भी तो पड़ते, लेकिन फ्यूचर के लिए तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना। अब हिसाब लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या कमाया। पहले दिन क्या कमाया, पहले हफ्ते 1.8, 3.5, सबका जोड़ लगाओ। अरे सीधा कर लो ना, 42 माइनस 35, 7। तो बताओ एक्सपायरी तक रुका तो मुझे गेन कितना हो गया, 7 रुपए का गेन हो गया। अब मैं स्टॉक एक्सचेंज को कह रहा हूँ, निकालो वीट, 1,000 किलो वीट दो। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि हमने पहले ही बोला था हम वीट नहीं बेचते, हम तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। आपने हमसे फ्यूचर खरीदा था, वीट खरीदा था। मैंने तो फ्यूचर खरीदा था। कितने में खरीदा था, तो वो कहते हैं कि 35 में आपने खरीदा और 42 में आपने फ्यूचर बेच दिया। यानी आपने कितने रुपए कमा लिए, पूरे 3 महीने में 7 रुपए किलो कमा लिए। अब आपको वीट खरीदना है तो मार्केट जाओ ना। अब मार्केट पहुंचा तो मार्केट में वीट कितने का है, वीट प्राइस क्या है, 42, और मुझे गेन हो चुका है कितने का। तो बताओ फाइनली मुझे वीट कितने का पड़ा, 35। और सौदा भी मैं कितने में करके आया था, हेलो। वीट, मैंने वीट खरीद कर कमाया कि वीट का फ्यूचर खरीद के। फ्यूचर क्यों खरीदा था, ये सोच के कि वीट का प्राइस बढ़ेगा। अगर ये पता होता कि वीट का प्राइस गिरेगा तो क्या मैं फ्यूचर खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। मैंने फ्यूचर खरीद के कितने रुपए गेन कर लिया, 7 रुपीज। और वीट एक्चुअली में बाय करना है तो 42 का मिलेगा ना। अब एक्चुअली में वीट कितने का आएगा ये बताओ, 19 मई को वीट मुझे बाय करना है, फंक्शन करना है, तो मुझे वीट कितने का मिलेगा, 42। वीट 42 का आएगा और गेन कितना निकाल लिया मैंने, 7। तो बताओ नेट प्राइस क्या पड़ रही है मुझे वीट की, 35। कुछ भी कर लो आपको 35 ही पड़ेगी, चाहे वीट के प्राइसेस गिरते भी ना तो भी 35 की पड़ेगी, क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि मैं वीट आपसे खरीदूंगा कितने में, 35 में। भले वीट को स्टॉक एक्सचेंज नहीं बेचेगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज से जो वीट का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसी से सिद्ध हो गया कि 35 रुपए में वीट पड़ेगा। ये दिस इज कॉल्ड फ्यूचर। तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है, फॉरवर्ड में आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो सेटलमेंट कब होगा, एक्सपायरी पे। इसमें आप बीच में एग्जिट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मान लो पहले हफ्ते कितना गेन हो गया मुझे, 1.8, दूसरे हफ्ते 3.5, फिर लॉस हो गया। इन तीनों को ऐड करो, 1.8 प्लस 3.5 माइनस 7.5, माइनस कितना, माइनस 2.2। फिर अगले हफ्ते फिर गिर गया, 3.5 माइनस 3.5 कितना, 5.6। मैं दुखी हो गया इस पॉइंट पे। मैं कह अरे नहीं यार, बहुत दुखी हो गया। कहाँ, किस पॉइंट पे दुखी हो गया, इस पॉइंट पे मैं बहुत दुखी हो गया। 20 मार्च के दिन मेरे को लगा यार मैंने गलत गलत ले लिया फ्यूचर। मेरे को लग रहा है वीट के प्राइसेस गिर रहे हैं, मुझे फ्यूचर नहीं लेना चाहिए, और मैंने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। बस नुकसान लेके बैठे रहो आप, और रुक जाऊं तो सब्र करके तो 7 रुपए का गेन हो रहा है, लेकिन पता नहीं रहता ना, तो भविष्य का पता थोड़ी नहीं रहता है। डेरिवेटिव फ्यूचर्स आपने खरीदा है, फ्यूचर्स किसके पैरेलली चलता जाएगा, किसके, अंडरलाइंग एसेट के पैरेलली चलता जाएगा। दोनों का मिलन हो जाएगा कब, एक्सपायरी पे, क्योंकि एक्सपायरी पे फ्यूचर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की एक्सपायरी आ गई। फ्यूचर और स्पॉट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं ना, एक मिनट ध्यान देना है ना, डायग्राम बनाएंगे। फ्यूचर कितने का चल रहा था, 35, और स्पॉट 30। दोनों के बीच 3 महीने का टाइम गैप है ना। वीट महंगा हुआ तो बताओ फ्यूचर भी महंगा होगा, हाँ। लेकिन टाइम गैप कम हो गया तो गैप कम होता जाएगा। वीट का प्राइस गिरा, फ्यूचर भी गिरेगा।
व्हीट का प्राइस बढ़ा, फ्यूचर भी बढ़ेगा। व्हीट गिरा, फ्यूचर भी गिरेगा। व्हीट बढ़ा, फ्यूचर भी बढ़ेगा। व्हीट कम हुआ, फ्यूचर भी कम होगा। व्हीट बढ़ा, फ्यूचर भी बढ़ेगा। व्हीट कम हुआ, फ्यूचर भी कम होगा। व्हीट बढ़ा, फ्यूचर भी बढ़ेगा। व्हीट कम हुआ, फ्यूचर भी कम होगा। व्हीट बढ़ा, फ्यूचर भी बढ़ेगा। मिलन हो गया। ये है वो 42। तो व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कहाँ ट्रेड होता है? स्टॉक एक्सचेंज में। फ्यूचर में बीच में क्या कर सकते हो आप? स्क्वायर रूट कर सकते हो। रोज प्रॉफिट कितना हो रहा है, रोज लॉस कितना हो रहा है, चेक। फॉरवर्ड में ऐसा नहीं कर सकते। फॉरवर्ड में आखिरी तक इंतजार करना। इसमें इंतजार, आप बीच में से एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट कर सकते। दिस इज फ्यूचर। अब क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं था, ये आपको फ्यूचर का इंट्रोडक्शन दिया। क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसके लिए फ्यूचर के टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है। पहले आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आराम से। ओके, ये तो हुआ वेट का प्राइस बढ़ गया। अगर यही वेट का प्राइस कम हो जाता तो हमें फ्यूचर्स में क्या हो जाता? लॉस हो जाता। लेकिन फिर भी आपको वेट कितने का पड़ता? 35। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट का प्राइस हो जाता 29, तो फ्यूचर में आपको 35 माइनस 29, 6 रुपए का क्या हो जाता? लॉस। वो भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो टेबल फिर हो जाएगा। तो 29 रुपीज में आपका 6 रुपए का लॉस होता फ्यूचर में, जो में आपको हो गया 6 रुपए का लॉस। और फिर वीट मार्केट से लेने जाते तो कितने का पड़ता? 29। अल्टीमेटली वीट कितने का पड़ा? 33। तो सिर्फ कॉन्टेक्ट किया ही क्यों? ये सोच के कि वीट का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन गिर गया, अपोजिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो कितने उद्देश्य हैं कि लोग है ना ये फ्यूचर में या ऑप्शंस बाय सेल करते हैं? क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? वो उद्देश्य अपन थ्योरी में पढ़ेंगे। 3 उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, हेजिंग, यानी अपने आप को सिक्योर करने के लिए। दूसरा, स्पेकुलेशन, कुछ कमाने के लिए, सट्टा, है ना, जिसे बोलते हैं, है ना। तो ये अलाउ है कि आप है ना बाय सेल, मतलब आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय सेल कर सकते हो। उससे गेन या लॉस होगा वो आपका चल सकता है लीगली। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो लीगली, ठीक है। तीसरा, स्पेकुलेशन बोलते हैं उसको। तीसरा आता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है रिस्क लेस प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना। वो आपको अभी इससे समझ में नहीं आएगा, वो हम पढ़ेंगे तो समझ। तो 3 कारण होते हैं डेरिवेटिव्स पढ़ने के। डेरिवेटिव्स के 3 उपयोग होते हैं। पहले, हेजिंग, अपने आप को सिक्योर करने के लिए। दूसरा, स्पेकुलेशन, यानी गेन या गेन अर्न करने के लिए। लॉस भी हो सकता है, आर्बिट्रेज में लॉस नहीं हो सकता। आर्बिट्रेज का मतलब है रिस्क लेस गेन अर्न करना। और स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? गेम खेलना, ठीक है। और उसमें क्या है? गेन करने की कोशिश करते हैं, बट ये लॉस भी हो सकता है। हेजिंग में अपने आप को सिक्योर करना। सिक्योर करना मुझे 35 रुपए का गेहूं पड़े, 35 का ही पड़े, ठीक है, तो बोलते हैं हेजिंग, ठीक है। तो वो अपन बाद में पढ़ते हैं। अब बनाते हैं फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड का डिफरेंस लिखेंगे पहले। लगभग 10 एक पॉइंट लिखेंगे, फिर शुरुआत करेंगे फ्यूचर्स, ठीक है। वहां फॉरवर्ड रुक जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। पहले फॉरवर्ड पढ़ा ना, पहले फॉरवर्ड लिख दो। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। फॉरवर्ड, दूसरा फ्यूचर, ये बेसिस। ओके, नेक्स्ट। एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो ऊपर लिखी थी अपन ने, अपन ने ऊपर लिख चुके ना। तो रेफर दो। सर एग्जाम में भी रेफर अबव लिखेंगे? नहीं, एग्जाम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले बता दो। फॉरवर्ड इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन एग्रीज टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट on a future date at an agreed price. फ्यूचर में क्या लिखेंगे? फ्यूचर्स आर फॉरवर्ड ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन। सेकंड, नेचर। डेफिनेशन में ही नेचर है। हाँ जी, नेचर, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर यानी दो पार्टीज के बीच, इसको ओटीसी भी बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। ये हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं।
इनिशियल मार्जिन फ्यूचर्स में होता है रिक्वायर्ड, जमा कराना पड़ता है। क्यों जमा कराना पड़ता है? अगर आपको लॉस हो गया तो स्टॉक एक्सचेंज आपके घर थोड़ी ना जाएंगे, तो आपको पहले से डिपॉजिट रखना पड़ेगा, आपके अकाउंट में बैलेंस रखना पड़ेगा। कल को आपको लॉस हो गया तो आपसे रिकवर किया जा सके। जैसे जैसे लॉस होता जाएगा आपका अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली हर सेकंड में कम होता जाएगा। तो लेकिन उसका सेटलमेंट डे एंड पे होगा। पूरे दिन तक आपका लॉस हुआ, मतलब 4,500 रुपए का लॉस हुआ, तो फिर आपके अकाउंट से डे एंड पे 4,500 रुपए कट जाएंगे, आपके अकाउंट में होंगे जमा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पहला क्या, इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड। लेकिन फॉरवर्ड में इनिशियल मार्जिन नहीं चाहिए। जैसे मैंने हर्षिता को बोला कि आप कुछ मार्जिन जमा कराओ, मुझे आप पे भरोसा नहीं है, कल को लॉस हो गया आपको तो आप पैसे कैसे दोगे? हर्षिता कह रहे मैं इतनी बड़ी शॉप ओपन करके रखी है, तो आपको इनिशियल मार्जिन जमा कराना चाहिए क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज हैं, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को बोलेंगे मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। इस केस में इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं है, वो ट्रस्ट की बात हो जाएगी। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, आप स्टॉक एक्सचेंज को बोल सकते हो ऐसा कि अगर मुझे गेन हो गया आपको लॉस हो गया तो स्टॉक एक्सचेंज मुझे आप पे भरोसा नहीं, आप पैसे दो कि नहीं दो? तो वैसा स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बोल सकते। अच्छा, यहाँ पे हायर पार्टी है हर्षिता बीट सेलर, तो वो चाहे तो मार्जिन रखवा सकते हैं क्योंकि मेरा तो शोरूम है या मान लो सॉरी होलसेल की शॉप है, लेकिन आप तो एक इंडिविजुअल हो ना, तो आपको मार्जिन रखना पड़ सकता है। लेकिन जनरली फॉरवर्ड दो पार्टीज के बीच होता है, तो वो आपस में इनकी डीलिंग है, तो मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फ्यूचर में कंपलसरी क्या जमा कराना पड़ेगा, इनिशियल। फोर्थ, सेटलमेंट कब होता है? फ्यूचर फ्यूचर में सेटलमेंट कब होता है? डेली सेटलमेंट। और इसमें ऑन एक्सपायरी, यानी प्रॉफिट और लॉस का फाइनल फिगर कब मिलता है? एक्सपायरी पे। किसमें? फॉरवर्ड में। फ्यूचर में हर दिन गेन हर दिन लॉस चलता रहता है, आप चाहो तो किसी भी टाइम पे एग्जिट कर सकते हो। डेली जो चेंजेस आते हैं उसे बोलते हैं एमटीएम, मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन। क्या? मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन, एमटीएम। ठीक है, फोर्थ, ये तो थे सेटलमेंट की बात। अब आते हैं स्क्वायर ऑफ की बात। स्क्वायर ऑफ मतलब होता है एग्जिट करना, अपनी पोजीशन को रिवर्स करना। तो आपके पास जो रेड बॉर्डर लिखी होगी ना, रेड बॉर्डर, उसके ऊपर कहीं पे अच्छी जगह पे जहां आपको ध्यान रहे स्क्वायर ऑफ का मतलब लिख लें, या यहाँ लिखना चाहे यहाँ लिख सकते, तो आपको पता हो, है ना? रिवर्सल ऑफ पोजीशन। तो जरूरी नहीं है कि आप वीट बाय का ही कॉन्ट्रैक्ट करो, आप हो सकता है अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट भी कर लो। सर मेरे पास वीट है नहीं, फिर भी मैं ना वीट का फ्यूचर सेल कर सकता हूँ। हाँ, वीट का आप फ्यूचर सेल कर सकते हो, यानी वीट को बेचने का वादा भी कर सकते हो बिना खरीदे। आपने वीट खरीदा नहीं, उससे पहले किसकी बात कर रहे हो? बेचने की बात कर रहे हो, तो आप वीट को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। लेकिन वीट नहीं बिकेगा, तो फ्यूचर बिकेगा। ठीक है, और फ्यूचर किसके पैरेलल चलेगा? वीट के। स्क्वायर ऑफ ऑन एक्सपायरी, यानी आप एक्सपायरी पे ही स्क्वायर ऑफ कर सकते हो एट एनी टाइम, जब मन करे आपका। मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ है, दिन तक जब मन करे स्क्वायर ऑफ करो, जिस सेकंड एग्जिट करना हो एग्जिट करो, जिस समय एंट्री करना हो जिस एंट्री कर सकते हो। आपको लग रहा है आज एंट्री करना है, आज करो। 3 महीने का छोड़ो, आपको लग रहा है कि कल एक्सपायरी है फ्यूचर की, मुझे आज एंट्री लेनी है, ले सकते हो। आपको लग रहा है आज ही एग्जिट करना है, कर सकते हो। ठीक है, वो एक तरह से गेन लॉस कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया कितने पॉइंट? हेलो, 5। सिक्स आता है क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और सॉल्वेंसी रिस्क। हालांकि ये 3 पॉइंट है, इसको अपन एक साथ लिख रहे हैं। अगर आपको पॉइंट्स याद ना आए तो तीनों को अलग अलग लिख दें। अगर एक पार्टी को लॉस हो गया, फॉरवर्ड में एक पार्टी को लॉस हो, वो इंसॉल्वेंट हो गई, अब दूसरी पार्टी कुछ नहीं कर सकती।
दूसरा, एक पार्टी को लॉस हो गया, उसके पास कैश क्रंच चल रहा है, बस लिक्विडिटी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अगर एक पार्टी को लॉस हो गया, है ना? उसकी क्रेडिट वर्दिनेस खराब है, यानी वो पैसा दे नहीं रहा, टाल रहा है ना? क्रेडिट माँग रहा है आपसे और 3 महीने बाद दूँगा, 5 महीने बाद, आप केस कर दो, चलता रहेगा। यानी रिस्क हाई कहाँ है? फॉरवर्ड में कि फ्यूचर में? क्रेडिट रिस्क, सॉल्वेंसी रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क किसमें हाई है? फॉरवर्ड में हाई है ना? इसमें है ही नहीं। नो, आप यस और नो भी लिख सकते हैं ना? यस और नो। फ्यूचर में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, कोई सॉल्वेंसी रिस्क नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज इंसॉल्वेंट हो नहीं सकता। स्टॉक एक्सचेंज आपको डिले कर नहीं सकता, आपको गेन हुआ तुरंत दे देगा और लिक्विडिटी की कमी स्टॉक एक्सचेंज के पास हो नहीं सकती। सर हमारे पास तो हो सकती है। आप इंसॉल्वेंट हो उससे पहले आपसे इनिशियल मार्जिन रखवाया जाएगा, तो जमा है आपका, उसमें आपका आपसे रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 7 अगेन 3 पॉइंट है, मैं एक साथ लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड लॉट साइज, स्टैंडर्ड एक्सपायरी, स्टैंडर्ड प्राइस। सुनेंगे ध्यान से। फॉरवर्ड में हर्षिता लॉट साइज अपन आपस में कम ज्यादा कर सकते हैं। 1000 केजी वेट की जगह 100 केजी का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10,000 केजी का भी वेट का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1356 केजी वेट का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी स्टैंडर्ड लॉट साइज नहीं है। फॉरवर्ड में एनी लॉट साइज जो भी दोनों पार्टीज आपस में एग्री, लेकिन फ्यूचर में एक स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस किस का कितना लॉट साइज है। निफ्टी का कितना लॉट साइज है, टीसीएस का कितना है, विप्रो का कितना है, रिलायंस का कितना है, जिन जिन के फ्यूचर चल रहे हैं उनके लॉट साइज क्या है और वो लॉट साइज वही क्यों है। दूसरा, उनमें स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। जैसे रिलायंस का शेयर चल रहा है 1300 रुपए का, उसका लॉट साइज आई थिंक होगा 1500 का लॉट साइज होगा या 500 का होगा। पहले 500 का था, अभी क्या करा स्टॉक एक्सचेंज ने 3 गुना लॉट साइज किए हैं। अब वो देखना है कि रिलायंस का किया है कि नहीं किया है, ठीक है? वो मैं आपको देख के बताता हूँ। दूसरा, स्टैंडर्ड एक्सपायरी। क्या फॉरवर्ड में हम एक्सपायरी खुद से तय कर सकते हैं? हाँ, दो पार्टीज के बीच में। क्या कोई भी डेट रख सकते हैं? हाँ, लेकिन फ्यूचर्स में एक स्टैंडर्ड एक्सपायरी होती है। निफ्टी थर्सडे के दिन ही एक्सपायर, पहले थर्सडे। निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है लेकिन मंथ एंड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मंथ एंड। पहले वीकली एक्सपायरी होती थी, हर हफ्ते निफ्टी क्या होता था? एक्सपायर होता था। निफ्टी का जो फ्यूचर है वो हर हफ्ते एक्सपायर होता था, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ने कहा हर हफ्ते के चक्कर में कई ट्रेडर को नुकसान हो, तो इसको मंथली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मंथली। मैं चेक कराऊंगा आपको अभी। एक्सपायरी टुमारो, हाँ, अगर आपके पास है तो लिखा आता है आपके पास। ठीक है। अगला, स्टैंडर्ड प्राइस। क्या हम व्हीट का प्राइस खुद से आपस में तय कर सकते हैं कि 35 रुपए किलो में लूंगा या 34 रुपए किलो में लूंगा? यस। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है। स्टैंडर्ड प्राइस होता है ना, यही प्राइस है। तो बताओ किस किस में स्टैंडर्ड नहीं होता है? फॉरवर्ड में ना स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, ना स्टैंडर्ड एक्सपायरी होती है, ना स्टैंडर्ड प्राइस होता है। जबकि फ्यूचर में स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, स्टैंडर्ड एक्सपायरी होती है और स्टैंडर्ड प्राइस भी होता है। उसका प्राइस कैलकुलेशन हमारा एक टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट। तो मैं जवाब में क्या लिखूं यहाँ पे? नो, यस। ये आपके 10 पॉइंट बन जाएंगे अगर आप अलग अलग करोगे तो मुझे तीनों चीजें समझानी है। क्या क्या समझानी है? स्टैंडर्ड लॉट साइज, है ना? तो पहले मैं इसमें यस तो लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड लॉट साइज समझाता हूँ। ओके,